हेलो एवरीवन, आई एम माधवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 की लेसन नंबर 2 को उसके नोट्स जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेसन नंबर 2, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है कि मतलब इस लेसन में क्या है कि आपको मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, जो हमारे टोटल इकोनॉमिक्स के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें हमें कुछ बेरोज़गारी के बारे में भी पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मानव पूंजी की। मानव पूंजी क्या होता है? ठीक है, देखिए कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही आपका क्या कहलाता है? मानव पूंजी। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास सारी चीज़ें, हमने अपने लास्ट जो लेसन था हमारा फर्स्ट लेसन इसका, उसमें हमने ये देखा था किसी भी उत्पादन के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो आपने देखा। देखिए जब हम उन सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हम उनका यूज़ एक सही तरीके से कर सकें, जिससे कि हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो उसके लिए मानव का जो कौशल होता है, उसका जो ज्ञान होता है, वही आवश्यक होता है। तो वो चीज़ आपकी मानव पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्पादन। तो ये आपके कुछ ऐसे मतलब कि क्षेत्र हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण और उद्योग धंधे जो होते हैं वो सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं आदि। यानी कि वह सभी जॉब्स जो कि सरकार के लिए की जाती हैं, या आप सरकारी जो क्षेत्र होता है उसमें जितनी भी जॉब्स होती हैं वो सभी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती हैं। और सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र ही माना जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये 3 क्षेत्र दिए गए हैं जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में माने गए हैं। और जितने भी मतलब कि व्यापार हैं, जितने भी कार्य हैं जो लोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उन सभी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए तृतीय क्षेत्र से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पढ़नी है कि तृतीय क्षेत्र में क्रियाकलापों के बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं, पहले काम किया जाता है, उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। देखिए बैंक जो कर्मी होते हैं वो वर्क करते हैं, उससे उनके काम करने से क्या होता है कि हमारे जो काम होते हैं, ग्राहकों के जो काम होते हैं, उनकी वो सेवा करते हैं, उनके कार्य को पूरा करते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो वही हमारा उत्पादन माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ पैदा नहीं करते तो वो नहीं माना जाएगा। बट जो लोग भी सरकार की तरफ से हमारी सेवा करते हैं वो सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तृतीय क्षेत्र राष्ट्रीय आय में का मूल्यवर्धन होते हैं। ठीक है, देखिए तृतीय क्षेत्र जो हमारी राष्ट्रीय आय है हमारे देश की, उसमें उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, उनके कार्यों से जो प्राप्त हमें आय होती है, और आयकर भरते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जिस रूप में हमें उनसे आय प्राप्त होती है। उससे क्या होता है कि हमारे क्षेत्र का जो मूल्यवर्धन है, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि वे कौन सा क्षेत्र है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होता है, तो वो आप बताएंगे तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता से संबंधित क्या है? देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता बात करें तो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे आधारित होती है? एक तो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, और जीवन प्रत्याशा में भी देखिए स्वास्थ्य हो गया, कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है या जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो हमारी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता देश
की निर्धारित करती है क्या? देखिए जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है उसी से हमारी समृद्धि दर, हमारे देश की जो समृद्धि दर होती है वो निर्भर करती है। देखिए समृद्धि दर से क्या मतलब होता है? समृद्धि दर से ये है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो किस स्तर का जीवन यापन करते हैं, वहाँ के लोगों में कितनी गरीबी है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग एक मतलब अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं ना वो जनसंख्या की गुणवत्ता में आती हैं। ठीक है, गुणवत्ता का मतलब हो गया गुण, अच्छे गुण, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितने अच्छे से जीवन जी रही है, ये सब हमारी समृद्धि दर से होता है। यदि हमारी जो वृद्धि दर है, ठीक है, समृद्धि का मतलब समझते ही हैं कि इंसान अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, तो मतलब ऐसी कितनी जनसंख्या है भारत की जो कि बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रही है, उसी से हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता का पता चलता है। ठीक है, देखिए 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और देखिए ये जो आपके जो ये नोट्स हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th की इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 2 है। इसमें जो जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, उन सभी को मैंने एक पेपर पे नोट कर रखा है, वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और ये हमारे लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे और भी कई है, जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं अपने बेरोज़गारी। देखिए स्टूडेंट्स, बेरोज़गारी, ठीक, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, है ना, क्या होता है कि काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी बेरोज़गारी कहती, उसे बेरोज़गारी कहते हैं। देखिए सरकार द्वारा क्या होता है कि एक निश्चित जो मजदूरी होती है, मजदूरी का जो मूल्य होता है वो जो है निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, और वही मजदूरी जब मज़दूर काम करते हैं या कहीं पे कार्य किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको डेली 300 रुपये दिए जाते हैं या 500 रुपये दिए जाते हैं और जब आप काम करने कहीं जाते हैं आपको काम पे रखा भी जाता है, बट मतलब जितनी उस समय पे मजदूरी चल रही है उससे अगर कम पैसे आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, कम पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, लेकिन लोग समझ लीजिए कि उनके घर में उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो मतलब कि काफ़ी दिनों से उन्हें वर्क नहीं मिला है, पैसे की दिक्कत है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में वह जो मज़दूर होगा वो उस काम को करने के लिए राज़ी हो जाएगा। ठीक है, वो काम तो करेगा, पर क्या है कि उसको उतनी मजदूरी नहीं दी जा रही है जितने का वो हकदार है। ठीक है, तो ये भी आपकी है ना, तो ये चीज़ भी आपकी बेरोज़गारी में ही आती है। और जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें, यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 500 रुपये हैं और 500 रुपये उसे नहीं मिल रहे हैं और वो काम करने से मना कर देता है, तो वो भी आपका बेरोज़गारी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी। अब देखिए बेरोज़गारी जो होता है वो कई प्रकार की होती है और हमारा जो लेसन 2 है उसमें किन किन बेरोज़गारी का वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए बेरोज़गारी कई प्रकार की है, 5, 6, 7, 8 प्रकार की है, लेकिन वो आपके जितनी जैसे जैसे लेसन आपके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको पता चलती जाएगी। फ़िलहाल इसमें क्या दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है तो आप बताएंगे कि मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी पाई जाती है ना। अगर इसको मतलब कि दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिए नगरी यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में कैसी बेरोज़गारी होती है, तो वहाँ पे आपकी ये शिक्षित बेरोज़गारी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि लोग पढ़े हुए हैं, बीए, एमए और भी कई प्रकार की डिप्लोमा और डिग्रीज़ हैं उनके पास, बट उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षित बेरोज़गारी में आएंगी। नेक्स्ट
मौसमी बेरोजगारी, देखिए अभी आपने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। क्या होता है कि कृषि में पाई जाती है। किस में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी? कृषि में पाई जाती है, पहली बात। दूसरा कि जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी कि साल के 6 महीने उनको काम होता है और उसके बाद वो खाली रहते हैं। कृषि खेतों में यही तो होता है कि जिस समय पे कटाई होती है, बुआई होती है, निराई होती है, इसके बाद ये कुछ ही महीनों का समय होता है जो की जाती है, बाकी के जो महीने होते हैं वो खाली रहते हैं। तो यही आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। देखिए, किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, तो ये 3 जो लोग होते हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। और ये किस में पाई जाती है? तो ये आपकी कृषि में पाई जाती है। देखिए, कृषि में क्या रहता है कि कृषि में आपके यहाँ घर में जो है 8 लोग हैं, ठीक है ना, और उसमें मान है ना 8 लोग हैं और आपका मतलब खेत है, खेती की जाती है, कृषि की जाती है, और उसमें नॉर्मली सिर्फ 4 लोगों का काम है पूरा खेती करना, खेती का उत्पादन करना और उसकी नराई कटाई जो भी काम है, उसके बाद उसको बाज़ार में ले जाना। ये जो 4 लोग हैं वो उसके लिए पर्याप्त हैं। बट क्या होता है, क्योंकि फैमिली के जो अन्य सदस्य हैं वो भी इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि जो काम 4 लोग बहुत आसानी से कर सकते थे उसमें अगर 8 लोग और लग जाते हैं, सॉरी 4 लोग और लग जाते हैं या 3 लोग और लग जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि काम तो सभी कर रहे हैं, 8 लोग या 7 लोग, ठीक है, लेकिन वो काम 4 लोग भी कर सकते थे। तो ऊपर से जो बाकी के जो लोग लगे 3 या 4 लोग, तो वो आपके प्रच्छन्न बेरोजगार माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके होने या ना होने से उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है। अब है कि बेरोजगारी में वृद्धि किस अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ये किस अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो ये मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाती है, काम कम हो जाते हैं, ठीक है, उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, और है ना, जब उन पे पैसा नहीं है तो वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं, ठीक है, और जो चीज़ खरीदेंगे नहीं तो मार्केट में क्या होता है कि चीज़ें मतलब कि जो कि जिनका उत्पादन हो रहा है वो बाजार में इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, और लोग जब मात्रा में ज़्यादा हो जाएंगी तो लोग क्या करते हैं, जब उनकी जो उद्योगपति होते हैं या जो फर्में जिनकी होती हैं, उनके जो मालिक होते हैं, जब उनका माल नहीं बिकता है तो वो लोग अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी बेरोजगारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? निम्न है, ठीक है। सांख्यिकी दर से अगर आपसे बेरोजगारी की दर पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? निम्न दर बताना है, ठीक। अब नेक्स्ट है कि कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि ही होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका लेसन नंबर 2, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1 बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उसको देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।